क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको पुमंग के बारे में डिटेल बताया था। एंड्रूशियम क्या है और उसमें समझाया था कि पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है जो कि पुंकेसरों का बना होता है और प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग बताए थे, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। उसके बाद फिर इंसर्शन ऑफ एंथर परागकोशों का निवेशन समझाया था और उसमें बताया था कि बेसी फिक्स्ड, एडनेट, डार्सी फिक्स्ड और वर्साटाइल प्रकार का होता है। और फिर इसके आगे आपको कोहेशन ऑफ स्टेमेंस पुंकेसरों के ससंजन के बारे में बताया था और उसमें समझाया था कि मोनोडेल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिनजेनेसियस और सिनेंडस कंडीशंस क्या होती हैं। उसके बाद फिर आपको लेंथ ऑफ स्टेमेंस पुंकेसरों की लंबाई के आधार पर आपको समझा गया है कि डाइडायनमस कंडीशन और टेट्राडायनमस कंडीशन क्या होती है। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात करने वाले हैं गाइनोशियम और पिस्टिल, जिसे हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं, ये क्या होता है। जिस प्रकार से एंड्रूशियम पुष्प का मेल पार्ट होता है, नर जननांग होता है, ठीक उसी प्रकार से गाइनोशियम पुष्प का फीमेल पार्ट होता है, मादा जननांग होता है। और यह पुष्प में सबसे अंदर की ओर स्थित पुष्प चक्र है। प्रत्येक स्त्री केसर में एक या अधिक अंडप या कार्पेल होते हैं और प्रत्येक अंडप एक रूपांतरित मेगास्पोरोफिल होता है। बंध या सूक्ष्म स्त्रीकेसर को हम पिस्टिलोड कहते हैं और प्रत्येक स्त्रीकेसर या गाइनोशियम के 3 भाग होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के नाम से जानते हैं। स्टिग्मा मीन्स वर्तिकाग्र, स्टाइल मीन्स वर्तिका और ओवरी मीन्स अंडाशय। स्टिग्मा यह गाइनोशियम का ग्राही भाग होता है जो कि परागण के बाद परागकणों को ग्रहण करता है। ये एक प्रकार से दीर्घित, घुंडीनुमा या कुछ नुकीला होता है। कुछ पुष्पों में यह लोब्ड होता है या फनल शेप्ड होता है या ब्रांच्ड होता है और कभी कभी फिदरी होता है। वर्तिकाग्र की सतह चिकनी, रोमिल अथवा फिर चिपचिपे प्रकार की होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। जहाँ गाइनोशियम जो कि पुष्प का फीमेल पार्ट है, कई अंडपों से या कार्पेल से मिलकर बना होता है। प्रत्येक अंडप नीचे की ओर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा में बटा होता है। स्टिग्मा सबसे ऊपरी भाग है। स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ने वाला भाग स्टाइल कहलाता है। जब जायंग में केवल एक ही अंडप होता है तब उसे हम मोनोकार्पोलरी या एकांडपी कहते हैं और इस प्रकार का गाइनोशियम लेगुमिनेसी और ग्रैमिनी कुल के पौधों में पाया जाता है। जब अनेक अंडप पुष्पासन के चारों ओर स्थित होते हैं तब ऐसे जायांग को हम मल्टी कार्पेलरी या बहुअंडपी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। पहला कहलाता है एपोकार्पस, अर्थात अगर हम बात करें अंडपों के ससंजन की, कोहेशन ऑफ कार्पेल की, तो पहला है एपोकार्पस, जिसे हम पृथक अंडपी या वियुक्तांडपी के नाम से जानते हैं। एपोकार्पस क्या होता है?
ऐसी दशा में जायांग के अंडप एक दूसरे से मुक्त होते हैं, जैसे कि कैलोट्रॉपिस में द्विअंडपी और वियुक्तांडपी अर्थात बाइकार्पेलरी एपोकार्पस, जबकि रेननकुलस में बहुअंडपी वियुक्तांडपी अंडाशय होता है। दूसरा है युक्तांडपी या सिनकार्पस, ऐसा अंडाशय जिसमें सभी अंडप आपस में जुड़े हुए होते हैं। यह अंडपों के संयुक्त रहने की अवस्था है, जैसे कि सोलेनम में द्विअंडपी युक्तांडपी, एल्थिया में पंचअंडपी युक्तांडपी, गुड़हल में पंचअंडपी अंडाशय पाया जाता है। इसके बाद आता है स्टिग्मा। जैसा कि अभी आपको बताया कि स्टिग्मा अंडप का सबसे शीर्ष भाग होता है और एक प्रकार से एक ग्राही भाग होता है जो परागण के बाद परागकणों को ग्रहण करता है। दूसरा ओवरी, ये पुष्प का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। इसमें बीजांड पाए जाते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय का परिवर्तन फल में हो जाता है। अंडाशय को भी हम उनके अंडपों की संख्या के आधार पर या कोष्ठों की संख्या के आधार पर कई भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है एक कोष्ठी, जिसे हम यूनिलाकुलर के नाम से जानते हैं। नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के अंडाशय में केवल एक ही कोष्ठ पाया जाता है, जैसे कि मदार कुल के पौधों में। दूसरा आता है द्विअंडपी या बाइकार्पेलरी, इसमें दो कोष्ठक होते हैं, जैसे कि सरसों में। वास्तव में सरसों में अंडाशय पहले एकांडपी होता है, लेकिन बाद में एक फाल्स सेप्टम बन जाता है, जिसे रेपलम कहते हैं। उस रेपलम के बनने के बाद सरसों का अंडाशय भी द्विकोष्ठी हो जाता है। तीसरा आता है ट्राइलाकुलर। नाम से स्पष्ट है, ट्राइलाकुलर में तीन कोष्ठक होते हैं, जैसे एस्पैरागस में ट्राइलाकुलर ओरी होती है और लिलिएसी कुल के सदस्यों में भी इसी प्रकार का अंडाशय होता है। चौथा है टेट्रालाकुलर या चतुष्कोष्ठी। इसमें चार कोष्ठक होते हैं, जैसे कि चार कोष्ठक वाला धतूरा का अंडाशय चार कोष्ठक होता है। इसके अलावा तुलसी में भी टेट्रालाकुलर अंडाशय होता है। पेंटालाकुलर या पंचकोष्ठी, इसमें पांच कोष्ठक होते हैं, जैसे कि गुड़हल, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का बोटानिकल नेम है। इसमें पेंटालाकुलर ओरी होती है। और उसके बाद फिर मल्टीलाकुलर कहा जाता है। मल्टीलाकुलर का मतलब 5 से अधिक कोष्ठक हो जाएं तब उसे मल्टीलाकुलर कहते हैं। और मल्टीलाकुलर ओवरी अफीम में होती है और एल्थिया में होती है। इस प्रकार से अंडाशय के कोष्ठक के आधार पर अंडाशय को यूनिलाकुलर, बाइलाकुलर, ट्राइलाकुलर, टेट्रालाकुलर, पेंटालाकुलर और मल्टीलाकुलर आदि भागों में बांटा जा सकता है। अब इसका अगला पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट आता है बीजान्यास, जिसे हम प्लेसेंटेशन के नाम से जानते हैं। बीजांसन यानी प्लेसेंटा अंडाशय के अंदर की भित्ति पर एक छोटी सी मांसल रचना है, जिस पर बीजांड लगे रहते हैं। अंडाशय में बीजांड के लगने के क्रम को ही वास्तव में बीजान्यास या प्लेसेंटेशन कहा जाता है। और यह प्लेसेंटेशन कई प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहला है मार्जिनल या सीमांत बीजान्यास। इसमें जायांग, एकांडपी जायांग यानी मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम से यह विकसित होता है और इसमें प्लेसेंटा केवल अधर सीवन पर ही लगे होते हैं। और इस प्रकार का मार्जिनल बीजान्यास चना, मटर,
सेम अर्थात लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। दूसरा आता है एक्जाइल या स्तंभीय बीजान्यास। यह बहुअंडपी युक्तांडपी अंडाशय में मिलता है जो बहुकोष्ठी होते हैं तथा बीजांडासन केंद्रीय अक्ष पर होते हैं, जैसे कि गुड़हल में, आलू में, टमाटर में एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसके बाद आता है पैराइटल। पैराइटल को हम भित्ति बीजान्यास के नाम से जानते हैं। यह बहुअंडपी यानी पॉलीकार्पेलरी, युक्तांडपी अर्थात सिनकार्पस एक कोष्ठी अंडाशय में मिलता है। इसमें जितने अंडक पुष्प में होते हैं उतने ही कोष्ठकों का निर्माण करते हैं तथा बीजांड परिधि पर लगे रहते हैं, जैसे कि पपीता, मूली, सरसों आदि में पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। पैराइटल के बाद आता है मुक्त स्तंभी या फ्री सेंट्रल। इस प्रकार का बीजान्यास द्विअंडपी से बहुअंडपी, युक्तांडपी सिनकार्पस तथा एक कोष्ठी अंडाशय में पाया जाता है। इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं। इसमें अक्ष का अंडाशय की भित्ति से कोई संबंध नहीं होता और ये मुक्त स्तंभी बीजांड दो प्रकार से विकसित होता है। इसके बाद आता है बेसल, से हम आधार लग्न कहते हैं। इसमें जायांग बहुअंडपी और युक्तांडपी होता है तथा अंडाशय कोष्ठी होता है। अंडाशय के आधार से केवल एक बीजांड लगा हुआ दिखाई पड़ता है, जैसे कि कंपोजिटी कुल के सदस्य सूरजमुखी और गेंदा में इसी प्रकार का बीजान्यास अर्थात बेसल आधार लग्न बीजान्यास पाया जाता है। अगला आता है धरातली या हम परिभित्ति या सुपरफिशियल के नाम से जानते हैं। यह बीजान्यास बहुअंडपी, युक्तांडपी, बहुकोष्ठ की अंडाशय में मिलता है। इस बीजांड अंडकों की भीतरी दीवार के चारों ओर लगे रहते हैं, जैसे कि कमल में, निम्फिया में और सिंघड़ा में सुपरफिशियल बीजान्यास या परिभित्ति बीजान्यास पाया जाता है। आपकी स्क्रीन पर जितने प्रकार के हमने प्रेजेंटेशन बताए हैं सभी को दर्शाया गया है, जैसे कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन ये चना, मटर और सेब में होता है। आप मटर की फली में देख सकते हैं, क्योंकि बीजांड ही बाद में बीज में परिवर्तित होते हैं। किस प्रकार से फली के अंदर बीज लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है इसे मार्जिनल कहा जाता है। दूसरे डायग्राम में एक्जाइल प्रेजेंटेशन को दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बीजांडासन केंद्रीय अक्ष पर लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और तीसरा डायग्राम आप पैराइटल का देख रहे हैं। पैराइटल में आप देख सकते हैं कि बीजांड परिधि पर लगे हुए हैं, पेरीफेरी पर लगे हुए हैं, इसीलिए पैराइटल प्रेजेंटेशन कहलाता है। और ये पपीता, मूली और सरसों में इसी प्रकार का प्रेजेंटेशन उपस्थित होता है। और फ्री सेंट्रल या मुक्त स्तंभी में आप देख सकते हैं, इसमें बीजांड केंद्रीय अक्ष के चारों ओर विकसित होते हैं। इसमें अक्ष का अंडाशय की भित्ति से कोई संबंध नहीं होता है, तो ऐसा बीजांड प्रेजेंटेशन फ्री सेंट्रल कहलाता है। और बेसल में आप देख सकते हैं, अंतिम डायग्राम बेसल प्रेजेंटेशन का दिखाया गया है, जो कि बेसल प्रेजेंटेशन सूरजमुखी और गेंदा में प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसमें अंडाशय के आधार से केवल एक बीजांड लगा होता है, वही आगे चलकर बीज में परिवर्तित होता है। तो इस प्रकार से आपने आज फ्लावर के फीमेल पार्ट गाइनोशियम के बारे में जानकारी हासिल की। जायांग या स्त्री केसर क्या है और अंडाशय के कोष्ठक कितने प्रकार से हो सकते हैं, अंडकों की संख्या के आधार पर भी जायांग को हम बांट सकते हैं, जिसमें आपको मोनोकार्पेलरी, बाईकार्पेलरी, ट्राईकार्पेलरी, टेट्राकार्पेलरी, पेंटाकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी में बांटा गया है। फिर आपने एपोकार्पस और सिनकार्पस
अर्थात क्वेश्चन ऑफ कार्पेल के बारे में जाना है। और अगला पार्ट आता है फ्रूट। फ्रूट क्या होता है, फल क्या होता है। फल से आप सभी लोग परिचित हैं। जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर बनते हैं और यही फ्लावर आगे चलकर फ्रूट में परिवर्तित होते हैं। अगर फ्रूट की परिभाषा बताई जाए तो कहा जाता है परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं, क्योंकि निषेचन के पश्चात अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति ही बाद में पेरिकार्प या फल भित्ति बन जाती है। फल भित्ति पतली और मोटी हो सकती है। मोटी फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं। उसमें सबसे बाहरी स्तर को हम इपिकार्प या बाह्य फल भित्ति, भी सबसे अंदर के स्तर को हम इंडोकार्प या अंतः फल भित्ति और मध्य के स्तर को हम मेजोकार्प या मध्य फल भित्ति के नाम से जानते हैं। फल की जैविक आवश्यकता बीजों की सुरक्षा के लिए होती है और फल 2 तरह से हम कह सकते हैं। एक होता है ट्रू फ्रूट या सत्य फल, जब फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता हो, अर्थात फल का विकास केवल अंडाशय से होता हो, तब हम ऐसे फल को ट्रू फ्रूट या सत्य फल कहते हैं। जैसे मटर, आम, नारियल, ये सभी ट्रू फ्रूट या सत्य फल की श्रेणी में आते हैं। दूसरा आता है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट, जब फल के बनने में पुष्प के अलावा अन्य भाग जैसे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुष्पासन यानी थैलमस इत्यादि भाग लेते हैं, तो ऐसे फलों को हम फिर फॉल्स फ्रूट की श्रेणी में रखते हैं, असत्य फल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे सेब और नाशपाती, ये फॉल्स फ्रूट होते हैं क्योंकि इनको बनाने में पुष्प का पुष्पासन भाग लेता है, थैलमस भाग लेता है। इस प्रकार से पुष्पी पादपों की आकारिकी में आपको इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, इंड्यूशियम, गाइनोशियम इत्यादि के बारे में विधिवत समझाने का प्रयास किया है। अब इसी चैप्टर में आपको कुछ महत्वपूर्ण कुलों के बारे में पढ़ना है, जिन्हें हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।